नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। हम लोग हिस्ट्री सीरीज चला रहे थे, तो उससे पहले बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितना पूछा गया था उसका हिस्ट्री पूरा कर दिया। सीजीएल में भी 18-20 में जो पूछा था हो गया। आज 2011 और 13 में जो बिहार एसएससी ने सीजीएल लेवल में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक ऑप्शंस को, प्रत्येक उस टॉपिक को भी शॉर्टकट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या बिहार सीजीएल जो आने वाला उसमें हो, या बिहार का चाहे एसआई का हो, या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो उसमें ये वीडियो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 1857 की क्रांति, मार्क करते हैं ना, थोड़ा सा देखें। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो देखिए 1857 की, इसका तो पहले आंसर बता देता हूँ। तो तात्या टोपे है ना, तात्या टोपे को है ना 1857 की क्रांति में, तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, ये शुरू हुआ था 1857 में ही मंगल पांडे के द्वारा। फिर अन्य सैनिक के माध्यम से अन्य राजा महाराजा भी पार्टिसिपेट करने लगे। उसी में तात्या टोपे भी क्या है, अलग अलग जगह, कानपुर में नाना साहब के साथ लड़ रहे, फिर अलग अलग जगहों पे। तो अंग्रेजों ने तो इस विद्रोह को दबा दिया था 1858 तक, पूरा लगभग कम्प्लीटली दबा दिया था। लेकिन एक व्यक्ति थे, ये पूछा भी जाता कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो प्रथम शहीद तो मंगल पांडे थे। अंतिम शहीद कौन थे, तो अंतिम शहीद यही आपको तात्या टोपे थे। 1859 में इनको जाकर के फांसी मिलती है। ये छिप करके गुरिल्ला वारफेयर के अचानक तैयार हुए, अंग्रेजों पे अटैक कर दिया, उसको मारे अथी किए, फिर कहीं छुप गए, फिर अचानक कहीं पे हमला किया, मतलब छिप करके अंग्रेजों को बहुत परेशान किए थे इन्होंने तात्या टोपे। अंत में भी अंग्रेज इसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन अपना ही कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, घर का भेदी इस तरह लंका है। मतलब एक गद्दार, इनका एक मित्र था, क्या नाम था उसका, नरवार का राजा मानसिंह नाम था। अरे अकबर के टाइम वाला मानसिंह नहीं, दूसरा है ना, ये दूसरा मानसिंह है। नरवार का राजा मानसिंह था, वो उनके यहाँ ये शरण लिए रहते हैं। वो चुट्टा लालच के चक्कर में क्या करता है, तात्या टोपे का पता बता देता है अंग्रेजों को। फिर 1859 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1859 में ही तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो चलिए आपका आंसर मिल गया तात्या टोपे। आप तो 1800, अब ऑप्शन है नाना साहब पे। नाना साहब क्या कानपुर से क्या किए थे, विद्रोह का 1857 की क्रांति का विद्रोह कानपुर से किए थे। कुंवर सिंह तो जानते हैं कि क्या बिहार में जो आरा जिला, आरा में जगदीशपुर है ना, आरा में जगदीशपुर से क्या किए थे, आपको कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किए थे। मंगल पांडे तो जानते हैं प्रथम शहीद है ना, गाय वाले चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति तो एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। तात्या टोपे के बारे में वही शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे का जन्म आपको हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। नाना साहब की राइट हैंड थे। तो ये सारे बातें हैं इसमें, और कुछ नहीं। गुरिल्ला युद्ध, अंतिम शहीद कौन थे, तात्या टोपे। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जिसको देख लेंगे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। देखिए एक ही क्वेश्चन में कैसे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 है ना, किससे, ब्रिटिश शासन से। तो ये तो चीज़ तो देख ही लिए। तो देखिए 1929 में लाहौर में अधिवेशन का मतलब मीटिंग। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक साल अपना मीटिंग करती थी, उसमें अध्यक्ष चुना जाता था, अगले एक साल के लिए रणनीति तय होती थी। तो उसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में क्या है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और उसमें पूर्ण स्वराज बोला कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये आंसर तो आपको मिल गया। ऑप्शन में आपको आप दिख रहे हैं क्या, ए में तिलक। तो तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे है ना। ये बाल गंगाधर, 3 गो था ना, लाल बाल पाल, तो उसमें जो बाल गंगाधर तिलक के लिए यूज होता है। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे ना, जो मतलब हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भी चाहते थे कि स्वतंत्रता मिले। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर जानना है थोड़ा सा तो डिटेल में देखिएगा। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना करते हैं 1929 में, और प्रथम उसके अध्यक्ष बनते हैं।
बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इनसे संबंधित और क्या चीज़ देखा जा सकता है, तिलक से संबंधित, हाँ, भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन से कि भारतीय अशांति का जनक, अशांति मतलब वही वायलेंस फैलाना, तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए तो थोड़ा बहुत अशांति तो चाहिए ही था, तो भारतीय अशांति का जनक इनको कहा जाता है। लोकमान्य है ना, इनका एक उपनाम भी है लोकमान्य। तो ये पूछा जाता है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता है, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य की उपाधि आपको इनको गांधी जी ने दिया था। लोकमान्य मतलब पॉपुलर ज़्यादा थे, लोगों के द्वारा मान्य। ये हो गया ट्रेड यूनियन। हाँ, ये अपना राजनीतिक गुरु, तिलक जो अपना राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे। तो तिलक के बारे में बस इतना जान लीजिए, बहुत जो है और भी बहुत सारा चीज़, एक तो टॉपिक है अपने आप में तिलक, किसी दिन चर्चा करेंगे। WC बनर्जी दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो WC बनर्जी 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उसके पहले अध्यक्ष थे, है ना, फर्स्ट अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू तो डिस्कस कर लिए। सुभाष चंद्र बोस है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये 1938 और 1939 ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1929 में क्या करते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और 1929 में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से क्या है अपना ये पार्टी बनाते हैं। तो देखिए कई क्वेश्चन हम लोग एक ही क्वेश्चन से मतलब कई क्वेश्चन देख लिए टॉपिक कि मतलब लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस अधिवेशन में की गई, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार नेहरू जी इसी में मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसके बाद कई बार बनते हैं लेकिन इसमें पहली बार। इसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, WC बनर्जी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कहाँ, मुंबई में। पहले किसने किया था, ह्यूम ने किया था। तिलक के बारे में डिस्कस कर लिए, बोस के बारे में डिस्कस कर लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था बोस ने। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। इसको थोड़ा 2-3 बार सुनिएगा ध्यान से पूरा वीडियो को, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे, है ना। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मैंने देखा है चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे चलते कि भारत और चीन के साथ सीमा रेखा क्या है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, तो ये भारत और चीन के पास जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है आपको मैकमोहन रेखा, है ना। 1914 में ईस्वी में क्या तिब्बत के साथ साइन किया गया था, उसमें चीन भी एक साझेदार था। तो अरुणाचल वाला जो रीजन है ना, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र, वो उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा आपको रेड क्लिफ रेखा दिख रहा है ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है। फिर अगर ये पूछा जाए कि बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश से क्या कौन सा सीमा रेखा है, तो देखिए जब पाकिस्तान बना था तो 2 पाकिस्तान बना था, एक मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में क्या हम ही लोग के सहयोग से अलग देश बना, तो उसके साथ भी तो वही रेड क्लिफ रेखा ही था, वही रेखा है ना। तो ये हो गया। डुरंड रेखा आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो डुरंड रेखा किसके बीच है, डुरंड रेखा जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। 49वीं समानांतर रेखा है, सीमा रेखा है, ये आपको अमेरिका और कनाडा के बीच में, USA और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से हम लोगों ने देख लिया। एक चीज़ और, जब सीमा रेखा का चर्चा चल रहा है तो और थोड़ा सा कर लेते हैं कि भारत का जो है ना सीमा रेखा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा क्या है, भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है। दूसरा नंबर पे आता है चीन के साथ हमारा सीमा रेखा, आपको चीन के साथ सीमा रेखा है कितना, हाँ 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारा सीमा रेखा 34 था, 3488 किलोमीटर दूसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे आपको आ जाता है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के हमारा जो सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा। तो पहला बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है ना जो पूर्वी पाकिस्तान तो उसके साथ। तो बस इसमें इतना ही देखना था। नेपाल के साथ देखना, तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा है। ये सारा चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा देखना नहीं था, बस इतना ही। कई सारे क्वेश्चन हो गए ना कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश तो चारों ओर से भारत से ही 3 ओर से घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र 3 ओर से भारत, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन था, चीनी यात्री। एक क्वेश्चन यहाँ से,
किसके शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए आया था, है ना। भारत भ्रमण करने के लिए मतलब कि भारत घूमने के लिए आया था। किस टाइम के शिक्षा भी प्राप्त किया था बाद में ये, किस शासक के टाइम पीरियड में आया था। तो देखिए हौ से हुएनसांग, हौ से हर्षवर्धन, ऐसे याद रख लीजिए। तो भारत में जो हर्षवर्धन जब राजा थे उस टाइम में चीन यात्री हुएनसांग क्या हुआ था, भारत आया था। तो इसके बारे में बस हर्षवर्धन पुष्यभूति एक वंश था, वर्धन वंश भी कहते हैं या पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश के सबसे महान और अंतिम शासक थे हर्षवर्धन, है ना, सबसे महान शासक थे। इसके टाइम हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आपको देखिए 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक क्या हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है भारत में, उत्तर भारत में मुख्य रूप से। तो इसमें तो अब नहीं लगता है कुछ। हाँ, इस वंश का संस्थापक पूछेगा तो नरवर्धन था। तो बस इतना ही, हर्षवर्धन। हाँ, एक चीज़ यहाँ से और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट कर सकते हैं? हर्षवर्धन एक और चीनी यात्री बहुत फेमस है, हाँ, फाहियान नाम का चीनी यात्री है, फाहियान। ये भी भारत भ्रमण किया था। तो ये किसके टाइम पीरियड में किया था? तो फाहियान जो है आपको चंद्रगुप्त, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे हम, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे बात को, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है ना, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके शासनकाल में क्या है, फाहियान आता है। हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग आता है। ये सब चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ता है, तक्षशिला में भी कुछ समय लोग दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या ऑप्शन में अशोक दिख रहा है, तो अशोक क्या मौर्य वंश का तीसरा शासक था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। आप ऑप्शन में चंद्रगुप्त भी दिख रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, मतलब चंद्रगुप्त है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अगर कह ले तो चंद्रगुप्त मौर्य से तो कुछ रिलेट नहीं होता, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेट हो पा रहा है कि फाहियान इसी टाइम में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो कि वह कितना बार रिपीट हुआ है? जेपी, जयप्रकाश नारायण, है ना, जिनको लोकनायक, है ना, अभी लोकमान्य में बोला था ना, लोकमान्य तिलक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, इनको लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। तो लोकनायक और लोकमान्य में कन्फ्यूज नहीं होना। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे, है ना, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पता है 1975 में आपातकाल लगाई थी इंदिरा गांधी, इन्हीं के आंदोलन के कारण, है ना, ये छात्र आंदोलन हुआ था, उनको इन्होंने नेतृत्व किया था। उस समय गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, अन्य बहुत सारा, इंदिरा गांधी जी डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही थी। तो पूरा देश के छात्र एकत्रित हुए, इनके नेतृत्व में आंदोलन किया। तो जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूछा आपातकाल बताइए दे, 1975 से क्या चला था, 75 से 77 तक चला था। फिर 77 में क्या होता है, चुनाव होता है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई क्या है, मोरारजी देसाई इस पार्टी के क्या है, मतलब इस पार्टी से पीएम बनते हैं, पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी, ये सब थी। जेपी भी बन सकते, लेकिन उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब त्याग दिया था, संन्यास ले लिया था। ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति। नारा से संबंधित है तो ये पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जेपी ने। अब गांधी जी का एक नारा याद लिख लीजिए, करो या मरो। भगत सिंह का नारा लिख लीजिए, क्या, इनकलाब जिंदाबाद, ये बहुत पॉपुलर, हमको बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए तिलक, तिलक का एक नारा याद रख लीजिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें, अब तो इसमें कुछ नहीं रहा हमको लगता है बचने का। हाँ, ये था तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है ना। विंग्स ऑफ, हालांकि ये इतिहास का क्वेश्चन नहीं है, मिसलेनियस में आएगा, लेकिन मैंने लिख लिया था तो इसको। तो और कलाम जी का है तो एक अलग लेवल का आदर्श स्थापित होता है। खैर चलिए, तो ये हमारे मतलब हमको लगता है कलाम और विवेकानंद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मतलब विरोधी शायद ही देखने को मिलते हैं, महान सपूत भारत के। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इन्होंने ही विंग्स ऑफ फायर नाम का बुक लिखा था, है ना, काफ़ी प्रेरणादायी पुस्तक है। तो इनके लेखक ये थे, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानते ही हैं, मिसाल मैन ऑफ इंडिया, सब कुछ जिन्होंने देश के लिए ही किया। अरुंधति रॉय, है ना, इनकी भी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, गॉड
ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये नाम, ये इनका किताब है, ठीक है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये किताब है। और अरुंधति राय का इन्होंने लिखा था। नेहरू जी है, नेहरू जी का भी एक किताब से डिस्कस हो रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। गांधी जी का तो खैर बहुत सारा चीज़ है, इनके बारे में किताब क्या, हाँ तो इनका किताब कुछ ऐसा, हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है, उनको देख कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें कुछ है नहीं। अगला सर, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी के लेखक कौन है, या सॉरी कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, मतलब कहाँ का वर्णन है, तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हुए, कलहन हुए। इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास डेट बाय डेट, राजा के, इसके राजा, फिर उसके बाद कौन है, इस तरह से वर्णन है। तो इसमें बस कुछ इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं जानना है। कश्मीर का इतिहास, गुप्त काल, ये सब, मौर्य काल, सब तो इतिहास के विशेष में पढ़ेंगे बाद में। चलिए, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, मतलब किस चीज़ के, तो जानते हैं ब्रह्म समाज, 1828 ईस्वी में क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कई बार ये सब क्वेश्चन सब रिपीट है सारा, मैंने कितना बार डिस्कस भी कर लिया। 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। यह क्या था, एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसके तहत समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति जो बदतर थी, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीज़ों का विरोध करता था यह समाज संगठन। तो इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे तो ये क्या थे, इन्हें राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताया था। और हाँ, इनके बारे में भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक। इनके अलावा ये जो राजा की उपाधि इनको जो है ये अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल शासक अकबर द्वितीय, वो अकबर नहीं, बाबर हुमायूं के बाद बेटा अकबर नहीं, ये उसी के वंश में जो था, दूसरे बाद में अकबर आया, अकबर द्वितीय ने क्या है, राजा की उपाधि दिए थे राम मोहन राय को। मुगल से मतलब टेंशन बढ़ाने के लिए पैरवी करने के लिए गए थे इंग्लैंड में, हालांकि इनकी मृत्यु भी हो जाती है राजा राम मोहन राय की। तो होगी समाप्त, इनसे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। अब आर्य समाज दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो देखिए आर्य समाज, इनकी स्थापना क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बम्बई में किया था ना, बम्बई में किया था। ये समाज, ये सब क्या सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, ये मतलब समाज में सुधार। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना। तो ये पूछा जाता है कि किसने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, या आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा है लंबा चल जाएगा क्या, 2 वीडियो करेंगे इसको। फिर आर्य समाज हो गया। रामकिशन मिशन, तो ये भी रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, है ना, आत्माराम पांडुरंग, जैसे पौ से प्रार्थना, पौ से पांडुरंग, ये पांडुरंग, ये करते हैं समाज। ये सब क्या थे, सब मतलब धर्म सुधार आंदोलन थे। हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीति सब था, उन सब चीज़ों को दूर करने के ये लोग अलग अलग संगठन बनाए थे, जैसे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह हो, जाति प्रथा, छुआछूत, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये लोग कर रहे थे। ये लोग भारतीय इतिहास में काफ़ी, आज हिंदू धर्म इतना प्रोग्रेसिव है, आज अगर कोई आप किसी को विष्णु को मानना है तो भी ठीक है, नहीं मानना तो भी ठीक है, कोई ब्रह्मा को माने नहीं माने तो भी ठीक है, लक्ष्मी पूजे, किसी को भी पूजे, कोई जाति प्रति लगभग नहीं के बराबर। तो ये सब अगर आज है तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास में इन लोगों को अच्छा वेटेज मिलना चाहिए, इतिहास में सेपरेट अलग अलग चैप्टर हो इन लोगों के लिए, क्योंकि आज हिंदू धर्म बहुत प्रोग्रेसिव हो चुका है, अन्य धर्मों की तुलना में तो बहुत ज़्यादा। तो इन सब में इन लोगों का, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्री फूले हो, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम लोग को अन्य अभी दिखता है ना कि मतलब इस्लाम में ज़्यादा कट्टरता दिखने को मिलता है, बहुत सारा आडंबर या कहें कि कुछ कमियां दिखने को मिलती है। तो इस्लाम से भी बुरा हाल, या ईसाई में तो उससे भी बुरा हाल हिंदू धर्म का था। तो लेकिन ये सारे समाज सुधारक आकर के क्या करते हैं, सुधार करते हैं। आज महिलाएं अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ पा रही है, जा पा रही है, पुरुषों से आगे भी निकल पाए, तो इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज्योतिबा फूले हो गई, सावित्री फूले हो गई। खैर चलिए, भाषणबाजी नहीं, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो ये देखिए, ये आपको आंसर क्या, 1911 ईस्वी में। तो राष्ट्रगान पता ना क्या है, जनगण मन। तो भारत का जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी रचना किसने किया था,
रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो ये पहली बार आपको 1911 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसमें क्या है इसको गाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, मूल रूप से बांग्ला भाषा में था, फिर बाद को इसको ट्रांसलेट किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान की बात हो रही है तो हमारा ही पड़ोसी है बांग्लादेश, उसका भी राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, है ना। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये जो किसका है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक दुनिया के इकलौते व्यक्ति है जिनकी कविता या रचना क्या कि 2 देशों का राष्ट्रगान है, एक भारत का जनगणमन, एक बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। तो इसमें तो और कुछ नहीं लगता ज़्यादा सम्मति बताने के लिए। हाँ, ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में 1919 दिख रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन का डिस्कस किए हैं। तो 1919 में क्या हुआ था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था 1919 में ही। इसी को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसी में आया था। इसके अलावा 1909 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, महामाना थे। 1947 में तो बताई थे, 1947 तो है नहीं ऑप्शन। 1919 ऑप्शन में तो क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इसको देख सकते हैं। अच्छा, डी में कुछ बोला है नहीं, तो डी में रिलेट करना तो किसी को रिलेट कर देते हैं। चलिए 1947 लिख देते हैं डी में। 1947 का कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, आचार्य कृपलानी। हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन है, लंबा नहीं ना जाएगा। चलिए 2-3 को डिस्कस कर लेते फिर आगे चलेंगे, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बनाना है ना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो हरित क्रांति के जनक आपको कौन है, एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। दुनिया में कौन माने जाते हैं, तो आपको हो जाएगा अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग, है ना। नॉर्मन, ये पूरा नाम है इनका, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये अमेरिकन थे। इन्होंने ही पहली बार क्या है, एक हाई यील्डिंग सीड, HY सीड, हाई यील्डिंग सीड मतलब उच्च उत्पादकता वाला बीज का क्या किया था, डेवलप किया था इन्होंने। पहले मेक्सिको में प्रयोग किया, वहाँ सफल हो गया। उन्हीं के साथ एम एस स्वामीनाथन काम करते थे, नॉर्मन बोरलॉग के साथ। तो जब ये भारत में आए तो भारत में भी इन्होंने क्या है, उसी तरह का सीड, मतलब पहले क्या 1966-70 के आसपास में, 65-66 के आसपास में जनसंख्या हमारी तो कम थी, लगभग 30 करोड़ के आसपास में, 30-35 करोड़ के आसपास में। लेकिन गरीबी भुखमरी बहुत हाई लेवल पे था, मतलब आज से 40 साल 50 साल पहले तक भी बहुत गरीबी था। लोग को मतलब चावल या गेहूं का रोटी खाए हुए सैकड़ों दिन, आम आदमी तो खा ही नहीं पाता था, बड़े बड़े लोग ही खा पाते थे। तो इसमें इन लोगों का योगदान। तो हाई यील्डिंग सीड एक ऐसा बीज डेवलप किया गया जो जिसका पौधा तो छोटा छोटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सर का कॉल। मतलब एक ऐसा बीज डेवलप किया गया जो पौधा तो छोटा होता था, लेकिन उसमें जो बाली होता था, जो जिसमें फसल होता था वो अच्छा होता था, अच्छा खासा। लेकिन इससे पहले था तो बड़ा बड़ा बीज मतलब डंठल हो जाता था, बड़ा बड़ा बीज, उस फसल जो बाली छोटा छोटा होता था, तो उनको डेवलप किया गया। कृषि में नए तकनीक को बढ़ावा दिया गया, खादों का उपयोग किया गया, मतलब नई तकनीक, मशीन सब का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में आज हम लोग इतने 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद दुनिया को गेहूँ चावल बेचते हैं। तो इसका रीज़न है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो हरित क्रांति कब हुआ था, तो 1966 के आसपास में हुआ था, 64-65 से शुरू हुआ था, उसी के आसपास में शुरू हुआ, फिर टाइम टू टाइम चलता रहा। तो एम एस स्वामीनाथन को क्या अभी है, कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई है, शायद 2-3 महीना पहले डेथ हुई है। तो है एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अर्नेस्ट बोरलॉग को क्या कहा जाता है, मतलब दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो गेहूं की अलग वैरायटी इन्होंने डेवलप किया था। वर्गीज कुरियन दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है ना, श्वेत क्रांति का जनक, मतलब दूध के उत्पादन में जो से संबंधित है, दूध के अमूल जो जानते हैं, एक टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो श्वेत मतलब दूध से दूध क्या उजला ही होता है ना, तो श्वेत, इन्होंने दूध उत्पादन में
क्रांति ला दी। क्रांति का मतलब बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, तरीका अमूल की स्थापना की, तो ये सब था। शास्त्री जी ऑप्शन में, तो शास्त्री जी के टाइम में ही क्या हुआ था, हरित क्रांति की स्थापना हुई थी। तो चलिए वीडियो लंबा चला गया लगता है 24-25 मिनट। एक और वीडियो में हम पूरा कवर, इसके बाद एक वीडियो में ये डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या करेंगे फिर हम लोग टॉपिक वाइज जो होगा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे पॉलिटी का भी अगर मेरा कोई मतलब देखते हैं, अगर वो टाइप करके दे देता है तो पॉलिटी का भी सारा प्रीवियस से डिस्कस कर लूँगा। नहीं तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आ जाएगा प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का। इसके बाद मैं बोर्ड से ही, व्हाइट बोर्ड से ही जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे उस सबको डेप्थ में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ आंसर सुझाव देना हो दे सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जो एग्ज़ाम की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। हालांकि आगे तो और भी प्लान है, बाद में इस पर कभी चर्चा करेंगे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया था, उसकी राजधानी कहाँ थी, है ना। तो ये आप आंसर आप दे दीजिए किसका। चलो, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस दोनों का आंसर आप लोग दीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।